आज के लेक्चर को हम उसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फर्क क्या कर रहे हैं, कल वाला जो पैरेलल रेजोनेंस था, कल हमने एक आइडियल इंडक्टर लिया था। मतलब कि जैसे ये इंडक्टर है और इसके साथ कैपेसिटर है और ये हमने लगा दिया था सोर्स। सॉरी, कल हमने ये वाला सर्किट पढ़ा था और यहां से आप सोर्स की इक्वेशन कुछ मानते थे, V इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा ड्राइविंग टी। आप बताओ इस सर्किट में ओमेगा ड्राइविंग बराबर 1/√LC लेने पे करंट मिनिमम हुआ था कि करंट मैक्सिमम हुआ था? इस सर्किट में ओमेगा ड्राइविंग बराबर 1/√LC लेने पे करंट मिनिमम हुआ था कि मैक्सिमम हुआ था? बताओ, कल ही तो पढ़ा ही है। हाँ जी भाई बोलिए। कल हमने एंटी रेजोनेंस पढ़ा था, ये वर्ड याद आ रहा है, एंटी रेजोनेंस? यस सर। तो एंटी वर्ड ही क्यों बोला था? क्योंकि उसमें करंट मिनिमम हुआ था ना कि मैक्सिमम हुआ था। ध्यान होगा अब तो, है ना? और बाई चांस यही किया आया था कि ओमेगा डी बराबर दिस आई मिनिमम आ गया था और वो बिल्कुल 0 आ गया था। पढ़ा था नहीं हमने? तो ये तो था आइडियल इंडक्टर। ये जो आपका था दिस वाज आइडियल इंडक्टर। अब मैं चलता हूं एक रियल इंडक्टर की तरफ। सर्किट में रियल इंडक्टर होगा तो उसके L के साथ कुछ R भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, और साथ में आपने लगा दिया एक कैपेसिटर। मान लो ये वाला सर्किट आ जाए, सपोज ये वाला सर्किट आए और V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा ड्राइविंग टी, ये सर्किट आ जाए। अब इसमें इसी तरह की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम कैसे क्या पता करें? बताओ कैसे करें? इसमें जो रिजेक्टर सर्किट है, ये रिजेक्टर सर्किट है दोनों, लेकिन यहां पे मैंने रियल इंडक्टर ले लिया है और इधर लिया था आइडियल इंडक्टर। इसमें तो ये हम पढ़ चुके कि ओमेगा डी इक्वल टू 1/√LC आई इज मिनिमम। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, रियल इंडक्टर पे आ जाए, तो अब बताओ इसमें कैसे करें हम? पहली बात मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको याद रख लेना है कि अगर ऐसा कुछ आएगा तो ये जो ओमेगा ड्राइविंग है, यहां तो आपका है 1/√LC। उस केस में आपको याद रखना चाहिए √1/LC माइनस R²/L²। मतलब जो काम यहां पे 1/√LC फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, वो काम वहां पे इतनी फ्रीक्वेंसी पे जाके होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे जाके, और इस फ्रीक्वेंसी पे जाके करंट मिनिमम हो जाएगा, I इज मिनिमम। यहां पे आपका है I इज मैक्सिमम। पहले तो आप ये बताओ, क्या ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे? हाँ भाई बोलो, ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे? ये वाला रिजल्ट देखो, ये इसका स्पेशल केस है। अगर मैं आइडियल इंडक्टर कर दूं तो R कितना ले लेना है? अगर मैं आइडियल इंडक्टर करूं तो R कितना ले लेना है? बताओ भाई, इधर से इधर आना हो मुझे तो R कितना चाहिएगा? 0। थोड़ा सा क्या बात, बच्चे नहीं है आज की, कोई जवाब नहीं दे पा रहे खास। पार्टिसिपेंट्स देखता हूं मैं 18। ये आप लोग जवाब दीजिए जब भी मैं पूछूं कुछ भी। तो यहाँ पे अगर मुझे यहां से इधर आना हो, आइडियल इंडक्टर बनाना हो, तो स्पेशल केस है कि R0 कर दो। आप इस R0 को इसमें रख के देखो, क्या ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है, तो एटलीस्ट आप एक बार ये फॉर्मूला याद कर लो कि अगर रियल इंडक्टर आ जाए, इसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रियल इंडक्टर आ जाए, तो ओमेगा जो स्पेशल ओमेगा होता है, जहां पे करंट मिनिमम होता है, जहां पे रिजेक्टर सर्किट बनाना है,
उसका फॉर्मूला होता है √1/LC माइनस R²/L²। और ये आप ट्राई करेंगे कि ये कैसे हुआ, ये आपका होमवर्क है कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। जो हमारा अगला जो टॉपिक है, मेनली तो हमें अभी ट्रांसफार्मर पे ही चलना है, क्योंकि वही एक पार्ट, एक टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है। उससे पहले मैं एक और वर्ड आपको बताता हूँ, शायद हो सकता है पहले कभी यूज हुआ हो या ना भी हुआ हो, मे बी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में वर्ड यूज किया हो हमने, एंड दिस इज स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट वर्ड आया है कभी करंट के मामले में? स्किन इफेक्ट, देखो स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये कोई वायर है, ये कोई भी एक वायर है, अगर डीसी करंट जा रहा है, डायरेक्ट करंट जा रहा है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0। अगर डायरेक्ट करंट जा रहा है तो वो यूनिफॉर्मली बट के चलता है। डायरेक्ट करंट इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चलेगा एरिया में। लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मतलब एसी की तरफ बढ़ोगे, तो करंट सरफेस की तरफ ज्यादा बढ़ता चलेगा और बीच वाली वायर खाली हो जाती है। इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट। क्या मतलब है, सुनो। इफ न्यू इंक्रीजेस देन करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड मोर टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो करंट है वो बाहर की तरफ, जो भी करंट होगा वो बाहर की तरफ ज्यादा चला जाएगा बजाय कि बीच में से। इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर जाता है। सो पूरा πr² एरिया काम नहीं आ रहा, बाहर बाहर का एरिया काम आ रहा है, आउटर पार्ट। सो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज। अब रेजिस्टेंस होता है ρL/A, A डिक्रीज कर गया तो R इंक्रीज। दिस इफेक्ट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। स्किन का मतलब आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट में से ज्यादा करंट निकल के जा रहा है, अंदर इतना करंट निकल के नहीं जा रहा है बीच में से। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम नाम दे दिया करते हैं, इस इफेक्ट को हम बोल दिया करते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, क्या इसका मतलब आ गया समझ में? ठीक है, ये एसी में होगा, डीसी में नहीं होगा। और इससे बचने के लिए आपने कभी वायर्स अगर देखी हो, एक पोल से दूसरे पोल तक जो वायर जाती है, एक पोल से दूसरे पोल तक जो वायर जाती हैं, वो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एक सिंगल वायर नहीं लेते, पतली पतली वायर्स को एक दूसरे पे लपेट रखा होता है। देखा है कभी वो एल्यूमिनियम की वायर्स? यस सर। है ना, कोई भी वायर जो एक पोल से दूसरे पोल पे जाएगी, उसमें पतले पतले एल्यूमिनियम की वायर्स को आपस में यूं एक दूसरे पे लपेट रखा होता है। कारण स्किन इफेक्ट ही है, क्योंकि उनमें एसी फ्लो करना है। मोटी वायर लगा दी बीच का पार्ट तो काम ही नहीं आना, सारा का सारा करंट बार बार से जाएगा, फिर फायदा क्या है? तो पतली पतली वायर लगाओ जिनमें खाली स्किन ही हो और कुछ हार्ड मास हो ही ना, बस खाली स्किन हो, तो सारा करंट ऑलमोस्ट पूरी वायर को यूज करते हुए चलेगा। स्किन इफेक्ट क्या होता है, क्या आपको क्लियर हो गया ये? ठीक है, यस सर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारी आज की जो क्लास है, मेनली मैंने कल भी बोला था, मेनली ये ट्रांसफार्मर पे होने वाली है कि हम ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी कर रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है और क्या इसका पर्पज है। पर्पज तो हालांकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि नहीं, बताओ? जिस दिन एसी स्टार्ट किया, जब अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया, तो हमने देखा था ना कि ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल है। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए थे फिर आखिर के एक दो, ध्यान होगा वो तो, कि भाई ड्यूरिंग जनरेशन पहले स्टेप अप करवाते हैं ट्रांसफार्मर, और फिर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो पहले स्टेप डाउन करवाएगा। तो यही इसका काम था। और ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करते, इसीलिए डीसी ट्रांसमिशन मुश्किल है, एसी ट्रांसमिशन थोड़ा आसान है। तो अब हम सीखें कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है। एक सबसे पहले तो मैं एक तरीका बताता हूं जो बिल्कुल गलत सा, जो अक्सर बच्चे
पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, जिनमें नंबर फिर मिलने भी नहीं है। ट्रांसफार्मर देखो कितनी आसान एक्सप्लेनेशन बच्चे दे के आते हैं। बोल जी ये प्राइमरी साइड है, ये एक सेकेंडरी साइड है, बोले यहां से प्राइमरी साइड ईएमएफ लगाया ईपी, सेकेंडरी साइड बाहर ईएमएफ मिला ईएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड है एनपी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड है एनएस। तो ट्रांसफार्मर इस तरह काम करता है कि ईएमएफ पर यूनिट टर्न सेम हो, ईपी अपॉन एनपी इज इक्वल टू ईपी अपॉन एनपी इज इक्वल टू ईएस अपॉन एनएस और ईपी बाई ईएस इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। और इतना करके ट्रांसफार्मर को खत्म कर जाते हैं कि भाई इसमें और कुछ नहीं। ट्रांसफार्मर में बस ये है कि ईएमएफ पर टर्न दोनों साइड सेम है, तो ईपी अपॉन एनपी बराबर ईएस अपॉन एनएस, तो ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी बराबर एन प्राइमरी अपॉन एन सेकेंडरी। और फिर इससे आगे फिर ये बता देते हैं कि अगर एन प्राइमरी ज्यादा होगा तो रेशियो 1 से बड़ा है तो ई प्राइमरी भी ज्यादा होगा, यानी कि ई सेकेंडरी कम होगा, तो इसको बोल देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड दूसरी बात, अगर एन प्राइमरी कम होगा तो रेशियो 1 से छोटा होगा तो ई सेकेंडरी ज्यादा हो जाएगा ई प्राइमरी से, और इसको बोल देते हैं ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस तरह से बस ये लिखने को, जैसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आ जाता है ट्रांसफार्मर, लिखने को वहां कुछ नहीं मिलता है कि क्या लिखे हैं, तो आपको ना बहुत ढंग से, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ट्रांसफार्मर पे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ढंग से आपको ट्रांसफार्मर समझना है कि क्या है। खाली इतना सा नहीं होता है ट्रांसफार्मर। हम प्रॉपरली स्टार्ट करें। क्या आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ? यस सर। तो एक काम करो, ये मैं इसके नोट्स बहुत ढंग से बनाऊंगा अभी ट्रांसफार्मर के। आपको अगर याद हो ईएमआई के समय मैंने जनरेटर की आपको वर्किंग पढ़ा के ये कहा था कि आप खुद नोट्स बनाना या इसको बुक से पढ़ना, बताया था ना वहां पे जनरेटर में। वर्किंग तो ईएमआई के दौरान ही हो गया था, पीरियोडिक ईएमआई के दौरान। अब फिर मुझे लगता है पता नहीं बच्चा खुद वर्किंग वो मतलब बना भी पा रहा है कि नहीं नोट्स, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। आप कम से कम ट्रांसफार्मर के नोट्स ढंग से बनाते चले, कैसे बनाने हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, जो मैं बताऊंगा आप वो लिखते चलना चाहिए अपनी कॉपी में। वीडियो ऑन है आप सभी का? नो सर। एक बार वीडियो ऑन करो ना, मैं फिर देखूं भी तो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप मुझे बच्चे दिखने लगे हैं। ठीक है, मैं अपना बोर्ड नहीं देख रहा हूं, मैंने बोर्ड स्क्रीन से हटा दिया है। आपको अगर कोई दिक्कत लगे बोर्ड में तो आप बता देना। और ये चीज अब ढंग से बनाओ, और देखो चाहे 2 पेज में बने हो कैसे बनो, आपको खुद मजा आएगा कि किस तरह से ट्रांसफार्मर पूरा किया है आपने। तो एक हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसफार्मर। सबसे पहली बात, जैसे अगर कहीं आए लिखना, एक्सप्लेन करना आए तो कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको पॉइंट्स में जाना चाहिए कि छोटी छोटी हेडिंग बना के चलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले आप इसका पर्पस बताओ, क्या पर्पस होता है ट्रांसफार्मर का, आप बताओ फिर मैं लिखवाता हूं। ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस क्या है? गर्वित आप बोलो, गर्वित आप, मैं देख रहा हूं आपको। ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस क्या होता है? क्या होता है सुनो, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना कि एक वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग ही रखना, लेकिन या तो उसका वोल्टेज लेवल अप कर देना या उसका वोल्टेज लेवल डाउन कर देना। लिखो आप, लिखो ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या है? टू ट्रांसफॉर्म एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। टू ट्रांसफॉर्म एन alternating voltage from one to another level of greater or smaller value। ये इसका मेन पर्पस है ट्रांसफार्मर का, कि अगर आप उसे भाई साथ साथ लिखते रहो, मैं जस्ट आप पे यही नजर डाल रहा हूं कि आप ये नोट्स अपने पूरे करो ट्रांसफार्मर के साथ साथ। मैं बोर्ड पे भी लिखता जा रहा हूं कि वोल्टेज लेवल या तो अप करना
दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या डाउन करना वो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जैसे एग्जाम में अगर ये आए तो आपने पर्पस दिखाया है, उसके साथ दो ब्लॉक जरूर दिखाओ। देखो एक प्रेजेंटेशन नाम। नितिन सर, हाँ जी। एक बच्ची है काजल यादव, आवाज सुनोगे बेटा? यस बोलो। सर। यादव भाई, फोटो क्यों ना लगा गया अपना? काजल यादव, सुनो अभी कितनी देर में जाओगे? पता नहीं था सर। हाँ? सेटिंग के अंदर जाओगे ना, सेटिंग के अंदर प्रोफाइल होती है, लॉगिन कर ले पहले अपने आप को ईमेल आईडी से, अपना फोटो लगाओ। ओके सर। ना इंटरव्यू नहीं होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में पहले बताऊंगा आपको। देखो अब सुनो, ये जब एग्जाम में आप बता के आओ, मैं एक चाहे में लग जाए 1 घंटा, आप ढंग से ट्रांसफार्मर सीखिए और कैसे प्रेजेंट करना वो सीखिए। पर्पज आपने बताया, यहाँ लिखो। ये यार मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया एक्सईआर, एक्सईआर कुछ नहीं होता, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ, ट्रांसफार्मर ही आपको लिखना चाहिए, या नोट्स में अपने कैसे बनाओ। यहाँ पे लो वोल्टेज होगी स्टेप अप में, और बाहर मिलेगी हाई वोल्टेज, और यहां पे हाई वोल्टेज होगी, और यहां आपको मिलेगी लो वोल्टेज, यहां आपको मिलेगी लो वोल्टेज। ये जरूर ध्यान रखना कि ये केवल अल्टरनेटिंग रखना है, डीसी पे काम नहीं करता है। पहली बात, इसका प्रिंसिपल आ गया आपको समझ में ना, सॉरी इसका पर्पस क्या है, ठीक है। दूसरी बात, अब एग्जाम में अपने ये स्टेप्स बना के आओ अलग से, कि अब हम, बल्कि मैं कहता हूं ब्लैक पेन से हेडिंग डालो और ये अपना ब्लू पेन से, इस तरह से भी आपको करना आना चाहिए। देखो पूरे चांसेस होते हैं 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, आपके जो सीबीएसई एग्जाम है उसमें 5 नंबर में कभी ऐसा सवाल नहीं आता है कि एक क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का एक्सप्लेन ना, वो 3 पार्ट पूछते हैं, 3 पार्ट पूछते हैं और तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। देखिए प्रिंसिपल के नाम पे बताओ, चलो आप बताओ, ट्रांसफार्मर ईएमआई पे बेस्ड है, तो यहां सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, क्या होता है? असल में दोनों चीजें होती हैं, असल में यूज दोनों चीजें होंगी, लेकिन जो प्राइमरी से सेकेंडरी तक जो वोल्टेज पहुंचेगी, एक साइड आप वोल्टेज देंगे, दूसरी साइड अपने आप जाएगी, वो जाएगी थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि उसमें भी मेनली म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ब्रैकेट में लिख लो म्यूचुअल इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन। देखो पहले हमने किया पर्पस, देन प्रिंसिपल, हो गया होगा नोट। अगली चीज कंस्ट्रक्शन, और मैं तो आपको एक तरीका सिखा रहा हूं कि अपने नोट्स किस तरह तैयार करने चाहिए इस तरह के डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स में। आप जनरेटर का आप खुद करेंगे, हाँ भाई बताओ समझ में आ रहा है? मैं ट्रांसफार्मर करवा रहा हूं, जनरेटर ईएमआई में पढ़ के आए, इसके बाद अपने आप बनाओगे जनरेटर के नोट्स, ठीक है। तो अगली चीज, ये अलग अलग हेडिंग डालते चले, कंस्ट्रक्शन, और इतने अच्छे नोट्स बनाओ ना कि आपका खुद मन करे हाँ भाई ये पढ़े हम बाद में। अब कंस्ट्रक्शन में मेनली इसमें क्या होता है, देखो इसमें दो अलग अलग सेट्स ऑफ कॉइल होती हैं, एक को प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं, एक को हम सेकेंडरी कॉइल। एक सॉफ्ट आयरन कोर दी जाती है, सॉफ्ट आयरन कोर पे एक साइड प्राइमरी कॉइल लिपटी होती है, एक साइड सेकेंडरी कॉइल लिपटी होती है, और आइसोलेटेड है वो एक दूसरे से। तो कंस्ट्रक्शन में आप ये लाइन एक लिख लीजिए कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 sets of coils, जिनको आप प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दे रहे हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, wound on a soft iron core,
वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। एक कोर पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे लिपटी होती है, और एक में प्राइमरी बोल देंगे और एक को सेकेंडरी बोल देंगे। ये इसकी कंस्ट्रक्शन का, बस इतना ही है इसकी कंस्ट्रक्शन में, और कुछ नहीं है। सॉफ्ट आयरन कोर है और उस पे दोनों साइड ये कोइल्स लिपटी होती हैं। अब एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप 2 मेथड्स ऑफ वाइंडिंग बताओ। 3-4 साल पहले की बात है, सीबीएसई पेपर में 2 मेथड्स ऑफ वाइंडिंग। 5 नंबर के क्वेश्चन में एक पार्ट था, आप कंस्ट्रक्शन में बस इतना बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन उसने अलग से सवाल पूछा कि आप 2 मेथड ऑफ वाइंडिंग बताओ कंस्ट्रक्शन में। 5 नंबर का एक पार्ट था ये। तो इसमें आपको क्या बताना होता है, इसमें आपको बताना होता है कि 2 मेथड क्या है। सुनिए, पहला मेथड, या तो एक कोइल को दूसरे के ऊपर लपेट दो, आइदर वन ऑन टॉप ऑफ अदर। नितिन सर, हाँ जी, नितिन सर, हाँ जी, हाँ जी, सर मैं आपको होस्ट बना गया हूँ। ठीक है, माँ जी ने छोड़ का हूँ तो आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में सर एंड कर दियो मीटिंग ने। क्या करना है लास्ट में? लास्ट में एंड कर दियो मीटिंग ने। मीटिंग खत्म करनी है, ठीक है। हाँ खत्म कर दियो। ठीक है, ठीक है, हाल कर दियो। ठीक है जी। सुनो अब, चलो भाई बाकी बच्चे, आइदर वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। अब इसका डायग्राम भी आपको देना चाहिए। वन ऑन द टॉप ऑफ अदर कैसा? आप एक कोर दिखाएंगे, इस शेप की आप एक कोर दिखाएंगे, कि ये जो पार्ट है ये गैप है, ये गैप है यहां और यहां, और ये जो पार्ट है दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। ये आपका है सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखो आप कोइल्स किस तरह से लपेटेंगे। कोइल इस तरह लपेटेंगे कि इधर से आया प्राइमरी, आया समझ में किस तरह से हमने टर्न्स लपेटे हैं। ये वाली टर्न मैंने बोल दिया प्राइमरी टर्न्स है, ठीक है। और दूसरी साइड इसी तरीके से आप लपेट देंगे। बीच में एक पेपर लगाते हैं, मतलब इंसुलेटर लगाते हैं, बीच में एक इंसुलेटर लगाते हैं, और फिर दूसरी साइड इंसुलेटेड होता है ये आपस में, और इस तरह से वायर बन जाती है, और ये आपका होता है सेकेंडरी। पहले आप ये बताओ, फर्स्ट मेथड ऑफ वाइंडिंग समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या होगा? आप इस तरह की कोर ना लेके बस सेपरेट लिंब पे इधर और इधर लपेट दो। बी पार्ट है और ऑन सेपरेट लिम्स ऑफ कोर, और ऑन सेपरेट लिम्स ऑफ कोर। इसमें क्या करना है, आप कोर इस तरह की दिखाएं, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और आप इस तरह से टर्न्स दिखाएं कि भाई इधर तो मैंने लपेट दी, एक साइड तो होगी प्राइमरी टर्न्स, एंड दूसरे साइड मैंने लपेट दिया और ये आपकी होगी सेकेंडरी टर्न्स। बताओ ये दोनों मेथड आ गए समझ में, किस तरह से कंस्ट्रक्शन वाइज इसमें वाइंडिंग की जाती है? ठीक है, क्लियर है? डायग्राम आपकी बुक में दिए हैं, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, चलो अभी छोड़ो, अभी थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दे लो, उसके बाद हम देखेंगे तो आप उसमें समझ पाएंगे कि ये डायग्राम्स दिए हुए हैं। अच्छा देखिए, अब इसके बाद सुने, कंस्ट्रक्शन हो गया, 2 मेथड्स ऑफ वाइंडिंग हो गया। एक बार क्वेश्चन आया कि स्टेट द 3 assumptions ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि स्टेट द 3 assumptions ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अब जो बच्चा मैंने जिस तरीके से बताया शुरू में, ईपी अपॉन एनपी बराबर ईएस अपॉन एनएस करके चला गया, वो तो इन सब बातों से मतलब जानता ही नहीं हो, तो ये सारी बातें कि क्या क्या सेपरेट लिम्स हैं, सेम लिम्ब है, इस तरह से क्या है कंस्ट्रक्शन का तरीका। तो अब हम चलते हैं, देखो हमने शुरुआत कैसे की, पर्पस लिखा, देन प्रिंसिपल लिखा, देन कंस्ट्रक्शन लिखा, उसके 2 तरीके लिखे, और अब जो अगला काम हमारा होगा अजम्पशंस। तो नेक्स्ट हेडिंग भाई लिख रहे हो ना आप साथ साथ? यस सर। ठीक है, डायग्राम बना लिए दोनों?
Yes, sir. तो अगली हेडिंग है 3 assumptions. For an ideal transformer. एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की 3 assumptions क्या क्या होंगी? सुनो ध्यान से, तीनों हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल ढंग से याद होनी चाहिए। पहली assumption, सबसे पहली assumption कि जो प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस है और प्राइमरी साइड करंट है दोनों ही छोटे हैं। पहली assumption आपकी है प्राइमरी रेजिस्टेंस मतलब आरपी एंड प्राइमरी करंट आईपी आर स्मॉल। वैसे बड़ी खतरनाक assumption है ये। अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा होता है कि कम होता है? बताओ। अगर किसी साइड रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होगा। हैं? अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? किसी भी साइड V बराबर आई आर आप लगा के देखो, V बराबर आई आर, तो I क्या होता है? V बाई आर। I होता है V बाई आर। तो अगर किसी ब्रांच का आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना। लेकिन ये देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी assumption है पहली, कि प्राइमरी रेजिस्टेंस भी कम है और प्राइमरी करंट भी कम है। ऐसा क्यों होगा ये आगे एक्सप्लेन होगा इसकी वर्किंग में, ठीक है। दूसरा assumption, ये बड़े इंपॉर्टेंट assumption है तीनों। पहला assumption हमारी समझ में आ गया। दूसरा assumption कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा होगा, भाई जैसे करंट प्राइमरी में हम देंगे सेकेंडरी में अपने आप आएगा। देखो इसकी अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, प्रिंसिपल हमने बोला म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे? प्राइमरी में करंट देंगे, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और वो टाइम के साथ वेरी करेगा और वो सेकेंडरी के साथ लिंक होगा, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो वहां अपने आप एक ईएमएफ जनरेट होगा। यही इसका प्रिंसिपल है। और ये डीसी पे काम क्यों नहीं करता? कांस्टेंट करंट भेजोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक होगा दूसरे के साथ, लेकिन क्या वो टाइम के साथ चेंज होगा? अगर मैं इधर एक कांस्टेंट डीसी लगा दूं तो उस करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी में, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा उधर वाला? नहीं होगा। इसीलिए वहां ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये केवल एसी पे काम कर रहा होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। दूसरा assumption हमारा ये होता है कि जो आप फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हो, हम ये एक आर्बिट्रेरी सा assumption है कि सेम फ्लक्स लिंक होगा हर एक टर्न ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ। मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा, चाहे प्राइमरी की कोई टर्न हो चाहे सेकेंडरी की कोई टर्न हो, सबसे सेम फ्लक्स लिंक होगा। दूसरी assumption है सेम फ्लक्स फाई बी, मैंने बी लिखा नीचे, मतलब कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम फ्लक्स लिंक्स ईच टर्न ऑफ same flux links each turn of primary and secondary coil। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्लक्स लीकेज बहुत कम है, लिंकेज पूरा है, लीकेज बहुत कम है। as very little flux escapes from the core। as very little flux escapes from the core। अच्छा, एज के बाद वाली बात ना भी लिखो कोई बात नहीं। दूसरी हमारी assumption है आइडियल ट्रांसफार्मर में कि सेम फ्लक्स लिंक होगा, जितना प्राइमरी के एक टर्न के साथ होगा उतना ही सेकेंडरी के एक टर्न के साथ होगा। और तीसरी बात, तीसरी और आखिरी assumption, जो सेकेंडरी करंट है, सेकेंडरी करंट IS, दिस इज वेरी स्मॉल। जो सेकेंडरी करंट होगा IS वो बहुत ही कम होगा। तीसरी हमारी assumption ये है कि जो सेकेंडरी करंट है वो बहुत ही कम होगा, या यूं कहें आपके सिलेबस में नो लोड ट्रांसफॉर्मर है। मतलब हम जो पढ़ रहे होंगे ना अभी 12th क्लास में, ट्रांसफॉर्मर एक बड़ा अच्छा टॉपिक आगे भी
आप तो बायो के स्टूडेंट, आपको तो आगे ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना होगा। वैसे अभी कुछ शिक्षा नीति चेंज हुई है, पता है ना आपको? यस। तो उसमें कुछ ऐसा किया जा रहा है, अभी और क्लियर होगा कि आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मतलब अभी तक तो क्या था, इसके साथ कॉम्बिनेशन यही था, फिजिक्स ली तो केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ये लिया तो वो भी। शायद कुछ ऐसा आ रहा है कि आप कुछ अपनी पसंद के कॉम्बिनेशन बना के पढ़ पाए। और देखो अभी दोबारा ले लेते हैं +1 2 में। ना, दोबारा भी लेने की जरूरत नहीं, उसमें यही यही सिस्टम है। आप कहीं तक पहुंच गए हो, आगे जाके अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो अभी तो बहुत क्लियर तो हमें भी नहीं है, जैसे जैसे एक्सप्लेन होंगी चीजें तो पता लगेगा। तो सुनो, अब इधर सुनो, सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल, ये हमारी तीसरी अजम्पशन है। तीसरी अजम्पशन क्या कहती है कि हम केवल नो लोड ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे, और वेरी स्मॉल को भी हम तो यूं मान के चलेंगे कि IS टेंड्स टू 0। भाई नो लोड ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? नो लोड ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जो सेकेंडरी है वो ओपन है। नो लोड ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जो सेकेंडरी है वो ओपन सर्किट है, यानी कि वहां करंट फ्लो नहीं करेगा, तो IS टेंड्स टू 0। अब आप बताओ कि आपको तीनों अजम्पशन क्लियर हो गई हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर की? यस सर। देखो मैं आपको याद करवाता चलूंगा ये पूरा ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये बच्चे करते क्या, 5 मिनट में खत्म ट्रांसफार्मर, 5 मिनट में खत्म, फिर ऐसे नहीं बनेगी बात। पूरा ढंग से पढ़ो क्या है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने शुरुआत की पर्पस, स्टेप अप स्टेप डाउन, कि क्या क्या वो करता है। उसके बाद प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसमें भी मेन म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, 2 तरीके हमने देखे, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे 2 कॉइल्स लिपटी होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक ही लिम्ब पे भी दोनों एक दूसरे के ऊपर लपेट सकते हो या अलग अलग लिम्ब्स पे भी। उसके बाद आती है 3 अजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। पहली अजम्पशन जो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी अजम्पशन लगती है कई बार, कि प्राइमरी साइड करंट भी कम है और वोल्टेज भी कम है, ना सॉरी रेजिस्टेंस भी। अब मान लो प्राइमरी साइड आप लगाते हो वोल्टेज, आप खुद लगाते हो वोल्टेज, तो आपने अगर वोल्टेज लगाई, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या करंट कम होगा वहां? आपने प्राइमरी साइड वोल्टेज लगाई, और अगर आप कहते हैं कि मेरी अजम्पशन है कि वहां रेजिस्टेंस कम है, तो बदले में करंट तो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना। यस सर। तो अब वो हम समझेंगे इसकी वर्किंग में कि ऐसा कैसे दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है। दूसरा, हम ये मान के चलते हैं कि हर एक टर्न, प्राइमरी की हर एक टर्न और सेकेंडरी की हर एक टर्न, जितनी भी टर्न है सबसे सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, फ्लक्स लीकेज नहीं है। और तीसरा, सेकेंडरी करंट बहुत स्मॉल है। ये हम इसलिए मान सकते हैं कि हमारे सिलेबस में केवल नो लोड ट्रांसफार्मर होता है, हम वो पढ़ेंगे जब बाहर आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है। तो अगर ओपन सर्किट है सेकेंडरी, तो IS बिल्कुल 0 ही हो जाएगा। तो ये आपको तीनों अजम्पशंस याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब मैं वर्किंग स्टार्ट करता हूं। कुल मिला के 6 7 8 स्टेप्स में हम जाके इस वर्किंग को समझ रहे होंगे, और आप ढंग से ये चीजें सीखना स्टार्ट कीजिए। कैसे ये करेंगे देखिए। अब हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग पे चलते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप तोड़ के दिखा क्या हो, कहीं भी आपको वर्किंग समझानी है। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, शुरुआत अगर करनी है तो सबसे पहले आपको इनपुट देना होगा। इनपुट कहां देते हैं, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? बोलो, इनपुट कहां देते हैं हम, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? प्राइमरी। हाँ, जो इनपुट आप देंगे प्राइमरी साइड आप इनपुट देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्राइमरी में एक इनपुट दिया, और ये इसका वर्किंग डायग्राम है। यहां आपने कोई भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी, और उस वोल्टेज EMF में कह रहा हूं EP। सेकेंडरी साइड हम फिर से बोलते हैं कि हम नो लोड ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होते हैं, तो नो लोड ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होते हैं, तो ये इसका डायग्राम। उधर की साइड हमने ओपन छोड़ दिया। तो अगर आपको लिखना हो कि पहले स्टेप में आपने किया क्या है, तो अप्लाई एन alternating voltage of instantaneous value Vp,
उसकी किसी भी वक्त जो वैल्यू है वो मैं VP बोल रहा हूं टू द प्राइम। सबसे पहला स्टेप आपका ये है वर्किंग का कि आप प्राइमरी में एक वोल्टेज अप्लाई कीजिए VP। ठीक है, ये मैंने यहां पे VP ही लिख दिया, ये आपने फर्स्ट स्टेप किया। उसके बाद हम आते हैं स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड, अब क्या होगा, इस VP की वजह से एक करंट फ्लो करेगा IP। क्या वो IP कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, बताइए। अल्टरनेटिंग करंट है तो IP कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? IP कांस्टेंट रहेगा या टाइम के साथ चेंज होता रहेगा? बोलो भाई। अरे डीसी थोड़ी है, डीसी थोड़ी अप्लाई किया है हमने, AC अप्लाई किया है, तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ना। IP कांस्टेंट रहेगा या टाइम के साथ चेंज होता रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे रहेगा? अल्टरनेटिंग सप्लाई है, अल्टरनेटिंग सप्लाई में कभी वोल्टेज मैक्सिमम जा रही है, कभी वोल्टेज जीरो हो रही है, कभी वोल्टेज दूसरी साइड मैक्सिमम है, तो क्या करंट बार बार चेंज होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ? इसीलिए तो ये डीसी पे काम नहीं करता, क्योंकि वहां कांस्टेंट हो जाता है, फिर टाइम वेरिंग फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि आपने ये वोल्टेज अप्लाई की। अब देखो जो रिजल्टिंग करंट है, द रिजल्टिंग करंट IP, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लिखते चलो, कभी ऐसे ही नोट कर, बस ढंग से नोट कर लो, हम धीरे धीरे कर रहे हैं। द रिजल्टिंग करंट IP प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, produces an alternating magnetic flux। कहां पे, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में, किसकी बात कर रहे हैं? तो ये किसके साथ लिंक कर रहे हैं इसको? which links the, बोलो, इसका फ्लक्स किसके साथ लिखना है, प्राइमरी के साथ कि सेकेंडरी के साथ? सेकेंडरी। सेकेंडरी, यही तो म्यूचुअल इंडक्शन है, विच लिंक्स द सेकेंडरी। ये फ्लक्स उधर लिंक होगा, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो इसने क्या किया, इसने सेकेंडरी में एक EMF इंड्यूस कर दिया। लिंक्स द सेकेंडरी एंड इंड्यूसेस एन EMF इन इट गिवन बाई, वो जो EMF आपको दिया जाएगा E सेकेंडरी बराबर -NS इंटू d∅B बाई dt, where phi b is the flux through each turn। हर एक टर्न में से जो फ्लक्स होगा वो ये है भाई। ये फैराडे फॉर्मूला आ गया समझ में? क्या लगाया हमने, कौन सा फॉर्मूला लगाया? किसी भी t टाइम पे एक कोयल में से फ्लक्स है phi b, तो ऐसी ऐसी उधर की साइड NS कोयल है, तो टोटल फ्लक्स होगा NS इंटू phi b। अब जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है -d/dt ऑफ टोटल फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज का डिफरेंशिएशन। तो NS तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और d∅b/dt, पर phi b इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न एट टाइम t। t टाइम में हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स होगा, वो है आपका phi b। बताइए भाई, क्या ये समझ में आया यहां तक? ठीक है, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में जो हुआ है, आप लास्ट में कहीं ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सेकंड स्टेप में हमने किस चीज का यूज किया है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब मैं बता तो रहा कि बच्चे तो यहीं खत्म कर जाते हैं काम को, कि लो भाई बस उधर EMF आ गया, काम खत्म। ऐसे नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। क्या 2 स्टेप क्लियर है आप सभी को? यस सर। अब मैं निकालूंगा सेकेंडरी वोल्टेज, और मैं अजम्पशन नंबर 3 का यूज करूंगा। स्टेप थर्ड में मैं अजम्पशन नंबर 3 का यूज करूंगा। आप बताओ तीसरी अजम्पशन क्या थी? जो अभी मैंने 3 अजम्पशन पढ़ाई, उसमें थर्ड अजम्पशन क्या थी? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। तो सिंस सेकेंडरी इज ऑलमोस्ट ओपन, सिंस सेकेंडरी इज ऑलमोस्ट ओपन, तो IS टेंड्स टू 0। अब देखो ये सेकेंडरी साइड है, यहां कोई वोल्टेज
ईएमएफ इंड्यूस हुआ ES, बाहर वोल्टेज जो मिलनी है उसको मैंने बोल दिया VS। ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ES और सेकेंडरी से बाहर जो वोल्टेज मिलनी है दैट इज VS। अगर यहां पे ये कुछ भी कनेक्टेड होता, लोड कनेक्टेड होता, आर लोड यहां कनेक्टेड होता, तो एक करंट जाता इस तरह से, और अब जो बाहर मिलता ये IS है, ये मैंने लिखा है IS। अब जो आपको बाहर वोल्टेज मिलती VS, आप जानते होंगे E माइनस IR, पता है ना यार। ये तो कोई भी बैटरी है, अगर बाहर ये लिखना हो तो ईएमएफ कितना मिल रहा है, E माइनस I इंटू आर, जो आपको बाहर मिलना था। कैसे, इनके सेकेंडरी वाले साइड में, भाई ये जो पार्ट है, अगर सेकेंडरी साइड से बाहर आप देखते तो बाहर जो आपको वोल्टेज मिलनी थी इन जनरल दैट वाज E माइनस IS इंटू RS, बट IS टेंड्स टू 0। इसका मतलब VS कितना होगा, VS कितना हो गया, ES के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमें अगला स्टेप ये मिला, तीसरा स्टेप, कि जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी होगा, सो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी जो आपको मिला नो लोड ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी जो आपको मिला नो लोड ट्रांसफार्मर में, VS दिस इज नियरली इक्वल टू ES, क्योंकि करंट है नहीं, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी का फॉर्मूला आ गया माइनस NS इंटू d∅B/dt। भाई ये वाला स्टेप बताओ क्लियर हुआ क्या, तीसरी एजम्पशन का यूज कर लिया हमने इसमें। यस सर। ठीक है, अब फिर वही बात है, बच्चों के लिए तो V और E में कोई फर्क ही नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली इस टॉपिक में V और E में कोई फर्क ही नहीं है, वो तो यहां जो आया वही बोल देते हैं बाहर, ऐसे नहीं है। पहले आपको दिखाना है कि बाहर जो मिलना था वो तो ये मिलना था। भाई ये RS क्या है, वो लोड रेजिस्टेंस नहीं, वो मैं बीच में गलती से लोड बना गया था। RS मैंने बोला इसकी रेजिस्टेंस, आप चाहे तो स्मॉल r बोल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। स्मॉल r मैंने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, कुछ तो कॉइल की रेजिस्टेंस होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। मैंने यहां गलती से यहां R दिखा दिया था, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी करंट फ्लो करता तो ठीक है, ईएमएफ इतना है, लेकिन जो बाहर वोल्टेज मिलती वो तो E माइनस IR मिलता, लेकिन क्योंकि आपने ओपन मान लिया तो IS टेंड्स टू 0, तो VS इज नियरली इक्वल टू ES। तो जो ES का फॉर्मूला है वही वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी का हो गया। अगर लोड वाला ट्रांसफार्मर होगा तो थोड़ा ये चेंज हो जाएगा। आप बताओ तीसरा स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं, मैंने बीच में एक स्टेप एक बार थोड़ा सा गलत बना दिया था, मैंने यहां R दिखा के और वहां बोल दिया था V माइनस IR ना, वो तो उसके पास नहीं। अगर मैं यहां लोड दिखाता हूं, अगर मैं यहां लोड दिखाता हूं RL, तो यहां जो वोल्टेज होगी, यहां से लिखते हो तो लिखी जाएगी IS इंटू RL, लेकिन अगर वही वोल्टेज आप यहां से देख के लिखते हैं तो यही लिखी जाएगी V बराबर E माइनस IR। तो आप इसको हटाओ, लोड वाला काम, हम डायरेक्ट सोर्स को देख के लिख रहे हैं, डायरेक्ट सोर्स को देख के कि बाहर वोल्टेज ये मिलनी थी, लेकिन ओपन होने के कारण वोल्टेज ये मिली। तो चलिए ये बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन तक का 3 स्टेप समझ में आए कि कैसे बाहर क्या वोल्टेज मिली। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे स्टेप पे। अक्सर बच्चे इस स्टेप से अनजान होते हैं कि ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन भी होता है, ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन भी होता है, और ये है हमारा स्टेप नंबर 4। तो चौथा स्टेप सुनो, अब जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो प्राइमरी के साथ लिंक हुआ है तो ना, सॉरी, सेकेंडरी के साथ लिंक हुआ है तो प्राइमरी के साथ भी तो लिंक होगा। भाई हमने कहा, एक अजम्पशन मानी थी कि सेम टर्न लिंक हो रहा है, हर सेम फ्लक्स लिंक हो रहा है हर टर्न के साथ, तो जो फ्लक्स प्राइमरी के करंट की वजह से सेकेंडरी से लिंक हुआ है वो फ्लक्स प्राइमरी की करंट की वजह से प्राइमरी से भी तो लिंक होगा, जिसे हम सेल्फ फ्लक्स बोलते थे। बताइए समझ में आ रहा है? तो जो चौथा स्टेप होगा उसका नाम क्या बनेगा, फोर्थ स्टेप जो हमारा होगा ट्रांसफार्मर की वर्किंग में, उसका नाम बनेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कैसे, कि जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, जो भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स है phi b, ये अभी तक तो सेकेंडरी से लिंक हमने दिखा दिया,
ये बैक ईएमएफ बना देगा प्राइमरी में भी। ऑल्सो इंड्यूसेस ए बैक ईएमएफ इन प्राइमरी, ऑल्सो इंड्यूसेस ए बैक ईएमएफ इन प्राइमरी गिवन बाई, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ई प्राइमरी इज इक्वल टू माइनस एनपी इंटू डी फाई बी बाई डी टी। ये एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी साइड। ये बताओ चौथा स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है? हाँ भाई, फोर्थ स्टेप क्लियर है कि जब अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी में बार बार चेंज होगा तो खुद अपनी कॉइल में ही वो एक ईएमएफ इंड्यूस करवा देगा, जिसे हम नाम दिया करते थे बैक ईएमएफ। पड़ोसी में किया, वो पिछले स्टेप में देख के अब खुद में भी होगा, जिसे हमने नाम दिया बैक ईएमएफ। बताओ एक बार ये क्लियर हुआ कि नहीं फोर्थ स्टेप? यस सर। ठीक है, अब आप आओ अजम्पशन नंबर 1 पे। क्या थी अजम्पशन नंबर 1? बताओ क्या थी अजम्पशन नंबर 1? प्राइमरी करंट कि प्राइमरी रेजिस्टेंस भी कम है और प्राइमरी करंट भी कम है। तो रेजिस्टेंस कम होने के बावजूद करंट कम कैसे हो रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन अब आएगी। कैसे हो रहा है सुनो, आपने एक प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई की Vp, लेकिन उसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है Ep, जो उसको बार बार अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा। तो हो क्या रहा होगा, जितना Vp है ऑलमोस्ट उतना ही Ep बार बार इंड्यूस हो रहा होगा, ताकि वोल्टेज टेंड्स टू जीरो हो जाए, कैंसिल होके। तभी तो कम रेजिस्टेंस के बावजूद करंट कम है। नहीं तो अगर रेजिस्टेंस कम है और वोल्टेज कुछ भी फाइनाइट सी होगी तो करंट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा 5वां स्टेप होगा वो अगर हम देखें तो या आप ये लिख सकते हैं कि सिंस प्राइमरी रेजिस्टेंस इज एज्यूम्ड टू बी, क्योंकि आपने प्राइमरी रेजिस्टेंस को बहुत ही कम माना है, ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि आपने प्राइमरी रेजिस्टेंस को बहुत ही कम माना है, ऑलमोस्ट जीरो माना है, तो जो Ep इंड्यूस हुआ है बैक ईएमएफ Ep हैज टू ऑलमोस्ट कैंसिल आउट। किसको कैंसिल करेगा ये बताओ, मैंने अभी समझाया, किसको कैंसिल करेगा? जो अप्लाइड Vp है उसको कैंसिल आउट द अप्लाइड Vp। क्यों कैंसिल कर रहा है? क्योंकि पहले असम्पशन में हमने ये माना है कि Ip भी स्मॉल है। सो टू अवॉइड, किस लिए कर रहे हैं? टू अवॉइड ए लार्ज करंट इन प्राइमरी, टू अवॉइड लार्ज करंट इन प्राइमरी। हाँ जी भाई बताओ, क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? बताइए, ये स्टेप क्लियर हुआ? ये आखिरी, ये जो स्टेप हमने लिया अभी नीचे लिखा है, यस सर। इसका क्या मतलब है कि जो आपने Ep निकाला ना अभी, इसका मतलब Ep बिल्कुल बराबर होगा जो आपने अप्लाई की है वोल्टेज उसके। नहीं तो क्या होता, रेजिस्टेंस जीरो होने पे करंट बहुत ज्यादा हो जाता और इससे इक्वेशन बनेगी। सो दिस इंप्लाइज, तो हमारे पास Vp आ गया, सेम Ep जितना ही होगा। सो Vp को भी आप लिख सकते हैं माइनस एनपी इंटू डी फाई बी बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, 4 स्टेप्स में जाके हम एक चीज सीख चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले Vs की इक्वेशन निकाली थी और अब Vp की। एक बार आप सुनिए, थोड़ा सा रिपीटिशन है, एक बार सुनिए कि आपने क्या किया। शुरू में अप्लाई किया ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्राइमरी में, उसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक हुआ सेकेंडरी से, उसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक हुआ सेकेंडरी के साथ। ठीक है, सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन हुआ जिससे वहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ ES। लेकिन क्योंकि वो साइड हम ओपन मान रहे हैं तीसरी अजम्पशन से, तो जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी होगी वो ऑलमोस्ट ES के बराबर होगी। क्या ये वाला स्टेप क्लियर है कि उधर VS और ES क्यों बराबर है? उधर VS और ES इसलिए बराबर हैं क्योंकि उधर आपने ओपन सर्किट माना है, नहीं तो VS होता E माइनस IR। अभी दोनों बराबर है। चलो वो स्टेप क्लियर हुआ और उससे मेरे पास आ गया VS बराबर ES और ES था माइनस NS डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब हम इधर आए। मुझे नहीं पता मैंने प्राइमरी कितना अप्लाई किया, वोल्टेज कितनी अप्लाई की, लेकिन मुझे ये पता है कि जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी में वो पता है मुझे, वो EP होगा माइनस NP इंटू डी फाई बी बाई डी टी।
अब इधर की रेजिस्टेंस भी कम है और इधर करंट भी कम है, तो ये ऐसा करंट कम तभी हो सकता है जब दोनों वोल्टेज कैंसिल आउट हो रही हो, नहीं तो रेजिस्टेंस कम होने पे तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि वीपी भी ईपी के बराबर होगा और वो कैंसिल आउट हो रहे होंगे। सो मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज क्या था उसकी भी मैं इक्वेशन निकाल रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, एंड उधर कितनी वोल्टेज आ रही है उसकी भी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। तो अब आप बताओ कि आपको वीपी और वीएस इन 5 स्टेप्स में समझ में आ गया क्या क्या बने हैं? यस सर। ठीक है, तो ये जो पहले 5 स्टेप आपके हुए हैं इस वर्किंग के, पहले जो 5 स्टेप आपके हुए हैं इस वर्किंग के, उसमें आपने 2 चीजें सीख ली हैं कि एक तो वी एस माइनस एन एस इंटू डी फाई बी बाई डी टी, और एक जो अप्लाइड वोल्टेज था उसका भी हमने अंदाजा लगा लिया, दैट शुड बी माइनस एन पी इंटू डी फाई बी बाई डी टी। ये आपने अंदाजा लगा लिया 5 स्टेप्स में। अब चलते हैं छठे स्टेप पे, वर्किंग का स्टेप नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस आई, ये जो दोनों इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस आई है, इनका रेशियो निकाल लो। स्टेप 6 ये बनेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस, find the ratio of instantaneous voltages across primary and secondary। प्राइमरी और सेकेंडरी के पास जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस आई हैं उनमें आप उनका रेशियो निकालो। तो ये तो बोर्ड पे आपने दोनों इक्वेशन लिखी दी हैं, वीएस भी लिख दिया, वीपी भी। तो यहां से देखो अगर आप रेशियो लेंगे तो बताओ वीएस बाई वीपी कितना आ रहा है? वीएस बाई वीपी कितना आया? ये कट गया एन एस बाई एन पी। क्या यहां तक समझ में आया? 6th स्टेप। यस सर। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कई बच्चे सोचते हैं कि लो यहां खत्म हो गया काम, अभी तो थोड़ा और आगे चलना है। अब आप रेशियो निकालेंगे इंस्टेंटेनियस करंट का। तो जो आपका अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 होगा फाइंड द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट्स। जो भी आपके इंस्टेंटेनियस करंट होंगे आईपी और आईएस, उनका रेशियो निकालें। तो उसमें आप एक चीज का यूज करो कि हम मान के चल रहे हैं कि भाई बिल्कुल आइडियल ट्रांसफार्मर है और कोई एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं, बिल्कुल 100% हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल आइडियल है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। और अगर 100% एफिशिएंसी होगी तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर को आप हर समय इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कैसे कर रहे हैं आखिरी स्टेप, आखिरी नहीं सॉरी, एज्यूमिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट का मतलब है नो पावर लॉस। अगर हम ये मान के चले तो इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर, तो इस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर इनपुट दिस शुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर आउटपुट। अब इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो देखो ये स्टेप क्या बना, मैं यहां लिखता हूं, तो Vp इंटू आई पी इज इक्वल टू Vs इंटू आई एस। और यहां से अगर मैं करंट्स का रेशियो निकालूं तो Ip अपॉन आई एस कितना आ गया, Vs अपॉन Vp, और Vs अपॉन Vp तो आपके पास था Ns अपॉन Np, तो ये आपके पास आया Ns अपॉन Np। तो मेरे पास रेशियो में रिलेशन आ चुका है, क्या क्या, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी बराबर करंट थ्रू प्राइमरी अपॉन करंट थ्रू सेकेंडरी बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। आप बताओ भी क्या यहां तक ये इतना समझ में आया, किस तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में हमने रिलेशन निकाला? ठीक है, अगला स्टेप 8वां स्टेप। पहले मैं एक बार 7वें स्टेप पे एक बात आपको बताऊं कि हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है। असल में ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है,
क्योंकि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें भी एफिशिएंसी 95% से ज्यादा मिलती है। मतलब ये जो आपने अजम्पशन लिया है 7th स्टेप में, आप ये लिख सकते हो कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर्स हैव एफिशिएंसी ऑफ मोर देन 95%। तो मतलब ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेशन आपकी वैलिड है, क्योंकि जो असल ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें भी 95% से ज्यादा तक ये वाली रिलेशन वैलिड है। बस 3-4% का लॉस होता है एनर्जी का। चलिए अब आते हैं हम आखिरी स्टेप पे, स्टेप नंबर 8। भाई ये वैल्यू तो आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप रीडिंग लोगे वोल्ट मीटर एमीटर से, वो कौन सी वैल्यू रीड करता है एसी की? कौन सी वैल्यू रीड करता है रीडिंग? आरएमएस वैल्यू। तो क्या जो रिलेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में है क्या वो आरएमएस वैल्यू में भी रहेगा? क्या जो रिलेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू में है क्या वही आरएमएस वैल्यू में भी रहेगा? तो इसमें क्या होता है कि एक इस तरह की सीक्वेंस चलती है कि जिस वक्त ये सब ना ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उसी से ड्राइव हो रहे होते हैं जो आपने एक बार अप्लाई किया, आपने वीपी अप्लाई किया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सारी चीजें उससे ही ड्राइव होती चलती हैं, सारी चीजें उसी से चलती हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वीपी की थी वही फ्रीक्वेंसी आईपी की होती है, वही फ्रीक्वेंसी वीएस की होती है और वही फ्रीक्वेंसी आईएस की होती है अगर आईएस है तो इनमें क्या होता है, एक ऐसा फेज मेंटेन होकर चलता है कि एक ही समय पे वीएस और वीपी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचती हैं। चाहे ऐसा हो सकता है एक पॉजिटिव पीक पे गया हो एक नेगेटिव पे, वो नहीं, मैं कह रहा हूं एक ही समय पे वीएस और वीपी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच रही होती हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में रिलेशन वैलिड है तो आप इस रिलेशन को उस समय लगा दो जब दोनों पीक पे हैं। जब ये पीक पे होगा तो ये भी पीक पे होगा, अपोजिट पोलैरिटी होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों की पीक वैल्यू एक ही इंस्टेंट पे होंगी, ऐसे इनकी। यानी कि ये रिलेशन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में वैलिड है वो साथ ही साथ आपका पीक वैल्यूज में भी वैलिड है। स्टेप नंबर 8 में आपको बताऊं अब यहां पे आठवां स्टेप क्या बनेगा कि जो करंट है और जो वोल्टेज है, द करंट आई एंड वोल्टेज वी, चाहे प्राइमरी की हो चाहे सेकेंडरी की हो, एक करंट आई है और एक वोल्टेज वी है, दे ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ वीपी। आपने अपनी तरफ से अप्लाई क्या किया था? आपने इस ट्रांसफॉर्मर की स्टार्टिंग में अपनी तरफ से अप्लाई क्या किया था? वीपी अप्लाई किया था ना, जो स्टार्टिंग सोर्स था। तो जो पीक वैल्यूज हैं, सॉरी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वही आई और एस की फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब यह है कि जो आईपी और आईएस है रीच देयर peak values at the same instant। ऐसे वीपी और वीएस भी अपनी पीक वैल्यूज पे एक ही इंस्टेंट पे पहुंच रहे होंगे। यानी कि ये जो रिलेशन है, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि दिस रिलेशन, सो द रिलेशन जो आपने ऊपर लिखा इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर पीक वैल्यूज। और अगर आप √2 से डिवाइड कर दें तो यही रिलेशन किसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा आरएमएस वैल्यूज के लिए भी जो आप रीडिंग देख रहे होते हैं। तो अब देखो फाइनल रिलेशन क्या बना। फाइनल रिलेशन क्या बना है, ये जो हमने इसकी वर्किंग वगैरह देखी 8 स्टेप्स में, फाइनल रिलेशन ये बनता है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी पीक वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी आरएमएस वैल्यू या वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी आरएमएस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू
चाहे आप ये वाला पार्ट लो, चाहे आप ये वाला पार्ट लो, चाहे ये वाला पार्ट लो, या फिर करंट थ्रू प्राइमरी ऊपर रखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपॉन करंट थ्रू सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या करंट थ्रू प्राइमरी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, करंट थ्रू सेकेंडरी मैक्सिमम वैल्यू, या करंट थ्रू प्राइमरी आरएमएस वैल्यू एंड करंट थ्रू सेकेंडरी आरएमएस वैल्यू, ये सारे के सारे रेशियो किसके बराबर होंगे? ये जो यहां आपने लिखा था एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी। ये आपकी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग है। इन 8 स्टेप्स में हमने वर्किंग पढ़ी। हाँ जी भाई बताओ, क्या ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, अभी एक एक स्टेप रिपीट करूंगा, लेकिन एक बार आइडिया दो क्या ये, क्योंकि देखो आप वैसे वर्किंग करके आओगे, वो 2 लाइनों में आप खत्म कर आते हो, तो वहां कौन नंबर देगा आपको? पूरी वर्किंग तो समझ में आनी चाहिए क्या है क्या नहीं। क्या क्लियर हुआ क्या वर्किंग है ट्रांसफार्मर की? यस सर। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें ये दिखा सकते हो कि सिंस वीएस आरएमएस अपॉन वीपी आरएमएस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी, तो आप यहां से 2 केसेस दिखा सकते हो जो जिससे मैंने शुरुआत की थी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है वीएस ज्यादा है, तो अगर वीएस ज्यादा होना है तो एनएस ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड टर्न्स ज्यादा होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड टर्न्स ज्यादा होंगे। क्या ये समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ट्रांसफार्मर की वर्किंग के आप एक बार ये 8 स्टेप रिपीट करवाओगे शुरू से 8 स्टेप ही नहीं बल्कि बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले हमने बताया इसका पर्पस याद हो गया कि वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का लेवल अप करना है डाउन करना। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें मेनली म्यूचुअल इंडक्शन या यूज तो सेल्फ इंडक्शन भी हुआ है। उसके बाद 3 अजम्पशंस, क्या थी वही 3 अजम्पशंस बताओ? पहली अजम्पशन प्राइमरी के बारे में, प्राइमरी रेजिस्टेंस और प्राइमरी करंट स्मॉल होंगे। प्राइमरी रेजिस्टेंस और प्राइमरी करंट स्मॉल होंगे। दूसरी अजम्पशन फ्लक्स के लिंकेज के बारे में, कि हर टर्न के साथ, प्राइमरी और सेकेंडरी के हर टर्न के साथ फ्लक्स सेम लिंक होगा, जिसे मैंने फाई भी मान लिया, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है कोर से। तीसरी अजम्पशन सेकेंडरी के बारे में क्या थी? सेकेंडरी करंट स्मॉल होगा वो। हाँ, और उसको हम नो लोड ट्रांसफार्मर बोल देते हैं, इस तरह का। ठीक है, फिर हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की 8 स्टेप्स में। पहला स्टेप, सबसे पहले आप क्या करते हैं? पहला स्टेप था कि एक वीपी अप्लाई करो, आप प्राइमरी साइड एक वोल्टेज अप्लाई करो वीपी। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है? उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, उस वीपी की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और दूसरी साइड एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये आपका था दूसरा स्टेप, जिसकी इक्वेशन थी ES बराबर -NS इंटू d∅v/dt। फिर तीसरा स्टेप, हमने एक अजम्पशन का यूज किया था, तीसरी अजम्पशन का थर्ड स्टेप में क्या था तीसरा स्टेप? कि वैसे तो आपके पास ES आया है, जो VS मिलना चाहिए वो होना चाहिए E-IR, लेकिन आप सेकेंडरी को ओपन मान के चल रहे हैं तो I 0 है, तो जो VS होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका ES के बराबर। हाँ जी बताओ, थर्ड स्टेप हुआ क्लियर? ठीक है, और उससे आपके पास VS की इक्वेशन आई। चौथा स्टेप था आपका बैक EMF का, ध्यान है ना यार ये सीक्वेंस। चौथा स्टेप कि जब प्राइमरी कॉइल का करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो खुद में भी वो एक EMF इंड्यूस कर देगा, जिसे बोलते हैं बैक EMF, और जिसकी इक्वेशन होगी EP बराबर -NP इंटू d∅v/dt। पांचवें स्टेप में हमने पहली अजम्पशन का यूज किया था कि अगर प्राइमरी में रेजिस्टेंस 0 होने के बावजूद करंट भी 0 है, मतलब रेजिस्टेंस कम होने के बावजूद करंट 0 है, तो मतलब वोल्टेज कैंसिल हो रही होगी, नहीं तो करंट बहुत ज्यादा होता। तो इसका मतलब जो बैक EMF आया है उसने अप्लाइड वोल्टेज को कैंसिल किया, तो हमें पता लग गया कि अप्लाइड वोल्टेज उतनी थी जितना बैक EMF है, तो VP मुझे पता लगा -EP इंटू d∅v/dt। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने रेशियो लिया इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का, और वहां से मेरे पास आया VS/VP बराबर NS/NP। अगले स्टेप में, 7वें स्टेप में, मैंने करंट का रेशियो निकाला यूजिंग नो एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, 100% एफिशिएंसी है, तो पावर सेम करते हुए करंट का रेशियो निकाला। और आखिरी स्टेप में ये बताया कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का रेशियो है वही पीक वैल्यू का होगा, वही आरएमएस वैल्यू का होगा। तो अब आप ये बताओ कि आपको वर्किंग पूरी क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छे से ट्रांसफार्मर याद हो जाना चाहिए, लेकिन अब यहां तक आके भी ट्रांसफार्मर अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ आके पूरा हो गया, अभी मैं इसमें कुछ और बता रहा हूँ। पहले आप
इस चीज का जवाब दो। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर इसी पे बेस्ड एक स्मॉल छोटा सा पार्ट हम लें, मान लो ये रिलेशंस ऊपर लिखे हुए, ये सारे रिलेशंस ऊपर लिखे हुए, और अगर कहीं रीडिंग दी है तो इसका मतलब वो एक वैल्यू दी है तो वो आरएमएस वैल्यू है। एक क्वेश्चन में लेता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें प्राइमरी साइड 50 टर्न्स है, एनपी आपको दिया है 50, सेकेंडरी साइड 100 टर्न्स है, एनएस आपको दिया है 100, और प्राइमरी को कनेक्ट किया वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी 220 वोल्ट डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी, तो आपसे पूछा है कि सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितनी होगी? 440। बताओ, ये बताओ, आप बताओ सोच के। 440। फिर से सोचो, थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या दिया है क्या नहीं है। और कोई बच्चा बताए? 440 इज द रॉन्ग आंसर। और कोई भी स्टूडेंट बताए? बताइए, इसका जवाब दीजिए। और कोई बच्चा बताओ, या 440 आ रहा है आपका? बताइए। थोड़ा इस पे ध्यान दो, ये कौन सी वोल्टेज अप्लाई की है? डीसी। क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम करता है? नो सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, आई ना बात समझ में? अगर इसी सवाल में वीपी दिया होता 220 वोल्ट एसी, तो अब बताओ अब क्या आंसर होता सेकेंडरी के साइड जो रीडिंग आती है उसकी? अब बताओ, ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? कैसा ट्रांसफॉर्मर है? अरे बोलो, अब जो बोलना चाहिए अब वो आंसर नहीं बोल रहे, पिछली बार जब नहीं बोलना चाहिए था तब वो बोला है। अब बताओ, ये स्टेप अप है, 2 टाइम्स बढ़ा देगा, 2 टाइम्स बढ़ा देगा, तो अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 440 वोल्ट एसी। क्या ये आ गया पॉइंट समझ में? यस सर। देखो, ये क्वेश्चन लेने का पर्पज यही था। मैंने पहले डीसी क्यों बोला है कि बच्चों का ध्यान नहीं जाता इस चीज पे, फिर वही बात है, वो रेशियो याद रहता है, लेकिन थोड़ा इस पे भी ध्यान जाना चाहिए कि डीसी पे काम नहीं करेगा, केवल और केवल एसी पे ही ये काम करेगा। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मर यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब थोड़ा हम एनर्जी लॉसेज की बात करते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें एनर्जी लॉस कौन कौन से होते हैं। ये आ चुके हैं ये सारे सवाल, और आपकी बुक में है सब कुछ। ये मैंने तो क्या किया है, आपको एक तरीका बताया है कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्मर के नोट्स बनाने हैं, किस तरह आपको याद रखना है। तो इसमें आखिरी चीज आती है स्मॉल एनर्जी लॉस, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी वैसे ही 95% के आसपास जा रही है। स्मॉल एनर्जी लॉसेज इन रियल ट्रांसफॉर्मर, जो आपके असल ट्रांसफॉर्मर होंगे, जो आपके एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर होंगे, उनमें क्या क्या एनर्जी लॉस होते हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला लॉस जो बोला जाता है दैट इज फ्लक्स लीकेज, लिंकेज नहीं लीकेज। आपने क्या माना अभी? एक अजम्पशन मानी थी, अजम्पशन नंबर 2 मानी थी ना? ठीक है, तो उसमें ये मान लिया कि जितना फ्लक्स इधर उतना ही फ्लक्स उधर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है? नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी की वजह से, नॉट ऑल द फ्लक्स, मैं थोड़ा बोर्ड सेट करता हूं। नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी का जो भी फ्लक्स होगा पासेस थ्रू द सेकेंडरी, passes through the secondary due to poor डिजाइनिंग। कुछ डिजाइनिंग में कमी रह जाती है या कैसे भी करके। तो अब देखो, ये पहला लॉस है फ्लक्स लीकेज। साथ में आप इसकी रेमेडी और लिखोगे
रेमेडी मतलब इसको कम करने का तरीका क्या है, इस लॉस को कम करने का। हमने आपको दो तरह की वाइंडिंग बताई थी। पहली वाइंडिंग थी वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड दूसरी वाइंडिंग थी ऑन सेपरेट लिंक्स। बताओ कौन से में ज्यादा चांस है कि सेम फ्लक्स लिंक होगा? बताओ कौन से में ज्यादा चांस है कि सेम फ्लक्स लिंक कर जाए प्राइमरी और सेकेंडरी से? बोलिए भाई, कौन से में ज्यादा चांस होगा कि सेम फ्लक्स लिंक कर जाए प्राइमरी और सेकेंडरी से? जब प्राइमरी और सेकेंडरी कोई पास पास होंगी तो सेम फील्ड लाइन जा रही है तो सेम फ्लक्स लिंक करेगा, और दूर दूर होंगी तो हो सकता है कि फील्ड में थोड़ा डिफरेंस हो जाए। तो इसकी रेमेडी क्या है बताओ, कौन सा तरीका यूज करें वाइंडिंग का, पहला या दूसरा? पहले वाला, कि वाइंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को एक के ऊपर दूसरे को लपेटिए तो उससे क्या होगा, ये वाली कमी दूर हो सकती है। ये आपका पहला लॉस है। दूसरा लॉस किस वजह से होता है भाई? वाइंडिंग्स में करंट फ्लो कर रहा है और उनकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। रेजिस्टेंस होने से कौन सा लॉस होता है? रेजिस्टेंस अगर किसी वायर में और करंट जाएगा तो कौन सा लॉस होगा? पावर लॉस। पावर लॉस ही तो सारे ही हैं, पावर लॉस, हीट लॉस, इसे आप बोलिए कि हीट एनर्जी के रूप में ये नष्ट हो रहा है। तो ये जो दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें होगा एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, क्योंकि उनमें I स्क्वायर R लॉस होता चलेगा इस तरह से। ठीक है, अब इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? इसकी रेमेडी के नाम पे बोला जाता है कि यूज थिक वायर्स। थोड़ी मोटी वायर यूज कीजिए ट्रांसफार्मर में। थिक वायर होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो उससे अपने आप I स्क्वायर R लॉस कम हो जाता है। तीसरा लॉस एडी करंट्स। थर्ड जो आपका लॉस है दैट इज एडी करंट। पढ़े थे हमने EMI में, EMI में पढ़े थे ना एडी करंट। तो क्या होता है कि जो फ्लक्स है, जो लिंक हो रहा है, वो कोर में भी करंट इंड्यूस कर देता है, ना केवल प्राइमरी और सेकेंडरी में। सेकेंडरी में तो हुआ म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी में हुआ सेल्फ इंडक्शन, लेकिन जो कोर है सॉफ्ट आयरन कोर, उसमें भी एडी करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं। द फ्लक्स phi B produces heat in the core due to eddy currents। एडी करंट्स की वजह से कोर में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसको थोड़ा कम करने का तरीका तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको उसी समय, एडी करंट के समय बताया था। बताओ कैसी शीट यूज करनी चाहिए, कैसी शीट यूज करनी चाहिए अगर आपको इनसे बचना है तो? क्या कभी हमने बोला है स्लॉटेड एंड लेमिनेटेड शीट्स? बोलो, ये वर्ड आया है क्या, स्लॉटेड एंड लेमिनेटेड शीट्स? यस सर। तो तीसरे की रेमेडी ये होगी, तीसरे की जो रेमेडी होगी यही है, यूज स्लॉटेड एंड लेमिनेटेड शीट्स। ये आपकी तीसरे की रेमेडी है कि आप एक पूरी मोटी थिक शीट ना लेके पतले पतले शीट्स को एल शेप में और उनको अरेंज कर दिया जाता है और उससे एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाता है। तो ये आपका थर्ड का तरीका है। ठीक है, उसके बाद चौथा लॉस, फोर्थ लॉस, हिस्ट्रीसिस। फोर्थ जो आपका लॉस है दैट इज हिस्ट्रीसिस लॉस। ये क्या है बताओ? ये मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था, मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था भाई, कभी करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है प्राइमरी में तो दैट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, करंट कम हो रहा है प्राइमरी में दैट इज डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। तो हमने पढ़ा था
ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन वो कर्व अपने आप को रिट्रेस नहीं कर पाता और एक हिस्टैरिसीस लूप बन जाता है, और उसका जितना एरिया होता है उतना पार्ट पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी का वो मटेरियल एब्जॉर्ब करता रहता है। ये वाला जो एनर्जी लॉस है इसे हम क्या बोल देते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। कुछ ध्यान आ रहा है क्या, हिस्टैरिसीस कभी बताया था? यस ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द कोर, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय फेरोमैग्नेटिक कोर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड रिवर्स मैग्नेटाइजेशन, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एंड रिवर्स मैग्नेटाइजेशन, इन सब की वजह से ये जो लॉस होता है एनर्जी का, ये आपका है हिस्टैरिसीस लॉस। और इसकी रेमेडी भी उस समय ही बताई थी कि आप स्टील यूज मत कीजिए, स्टील में हिस्टैरिसीस कर्व वाइड होता है, सॉफ्ट आयरन में हिस्टैरिसीस कर्व नैरो होता है, तो आप ऐसा मटेरियल यूज कीजिए रेमेडी के नाम पे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सुने, यूज सच मटेरियल which has narrow hysteresis loop, such as soft iron। स्टील यूज मत कीजिए, आप वहां पे सॉफ्ट आयरन यूज कीजिए, तो उससे ये वाला लॉस भी कम हो जाता है। आप बताओ क्या ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब एक और मैं आखिरी लॉस बताता हूं, पांचवा लॉस, जिसको हम बोल देते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। आखिरी लॉस को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। आप एक बात बताओ, आप कभी अपने गांव में, शहर में किसी ट्रांसफॉर्मर के पास से निकले हो? आसपास मोहल्ले में होता है ट्रांसफॉर्मर, तो बताओ ना, ट्रांसफॉर्मर देखा है? यस सर। जिसको टंकी भी बोल देते हैं, इस तरह से वो रखा रहता है बड़ा सा, उसके पास से निकलते तो क्या आवाज आती रहती है बताओ उसके पास? यस सर। एक हमिंग नॉइज लगातार आती रहती है, एक हमिंग नॉइज लगातार आती रहती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है कि इसमें ना कई एडी करंट को कम करने के लिए कोर में कई शीट्स होती हैं, एडी करंट को कम करने के लिए कई स्लॉटेड शीट्स होती हैं। अब ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन वो सीट्स बार बार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती, इतना नहीं करती पता लगे ट्रांसफॉर्मर छोटा हो गया बड़ा हो गया, छोटा हो गया बड़ा हो गया, ऐसे नहीं, एक हल्का सा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उनमें चलता रहता है, जिससे आपस में उनकी रबिंग होती है, और आपस में रबिंग होती है तो उससे हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होती है, और वो वाला जो नॉइज लॉस है, साउंड एनर्जी के रूप में लॉस है, उसे क्या बोल देते हैं? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन आ गया समझ में? ठीक है, इसमें क्या है, द कोर gets expanded and contracted during magnetization and demagnetization। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो कोर है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, और एंड द मैनी सीट्स, कई सीट्स से मिलकर बनी होती है, प्रोड्यूस ए हमिंग नॉइज, एंड द मैनी सीट्स प्रोड्यूस ए हमिंग नॉइज, और इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। यह आखिरी लॉस है जो हमने यहां पढ़ा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और भाई इसकी कोई रेमेडी नहीं है, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि ये तो होगा ही होगा, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लक्स में इतना लॉस होना ही है साउंड के रूप में, इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। हर ट्रांसफॉर्मर में कुछ ना कुछ साउंड लॉस तो डेफिनेटली होगा। ये आपका ये वाला पार्ट था। अभी बताओ क्या ये 4-5 लॉस आपको समझ में आ गए ट्रांसफॉर्मर के? यस सर। लॉसेस के नाम बताना। पहला फ्लक्स लीकेज, उसको कम करना है तो एक के ऊपर दूसरी कोई लपेट दो। दूसरा रेजिस्टेंस लॉस, रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस वायर में, उसको कम करना है तो थिक वायर यूज कर लो। तीसरा एडी करंट लॉस, उसको कम करना है तो स्लॉटेड और लेमिनेटेड शीट यूज करो। चौथा हिस्टैरिसीस लॉस, उसको कम करना है तो मटेरियल ऐसा यूज करो जिसका नैरो लूप हो हिस्टैरिसीस का, जैसे सॉफ्ट आयरन। पांचवा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको आप कम नहीं कर सकते हैं, ये तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मर आया। और एक आखिरी बात अगर मैं इसमें बताऊं
कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब है। वैसे तो हमने 100% एफिशिएंसी मान के कर दिया सोल्व, लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 90% से 100% तक कुछ भी हो सकती है, या 95 से 100 तक। तो एफिशिएंसी ऑफ अ रियल ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं इसकी बात करूं, एफिशिएंसी ऑफ अ रियल ट्रांसफॉर्मर, देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एफिशिएंसी का मतलब होगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पावर और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, यानी कि आप इसे कह सकते हैं Vs इंटू आई एस अपॉन Vp इंटू आई पी और इंटू 100। और अगर ये रियल ट्रांसफॉर्मर होता तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाता। तो भाई अब आप ये बताओ ट्रांसफॉर्मर कितना समझ में आया। पूरा लगभग 1 घंटे से ज्यादा हमने ट्रांसफॉर्मर ही पढ़ा है। क्या ये ढंग से नोट्स बना लिए कि नहीं, पहले तो ये बताओ। बना लिया है ना। और अब इसको रिवाइज जरूर करना। ये लास्ट में टॉपिक लिया, मैं चैप्टर के शुरू में भी ले सकता था जब वो ट्रांसमिशन और ये सब चीजें पढ़ा रहे थे, बस ठीक है। अब एक बार, एक तो मेरे पास वॉच नहीं है, घड़ी नहीं है, आप अभी ये बताओ टाइम कितना हुआ है। 9:27। जस्ट 2 मिनट के लिए एक बार बुक खोले और पेज नंबर 259 ट्रांसफॉर्मर, एक बार बुक खोलो, पेज नंबर 259 ट्रांसफॉर्मर, यहां पे पहुंचे। मिल गया। Yes, sir. देखो यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है। अगले पेज पे देखो, क्या आपको 2 डायग्राम नजर आ रहे हैं, वाइंडिंग के 2 डायग्राम, है ना, फिगर 7.20। अब उससे अगले पेज पे देखो, पेज नंबर 261 पे सबसे ऊपर पहले पैराग्राफ में क्या आपको तीनों अजम्पशंस नजर आ गई, 1 2 3 करके लिख रखी है। Yes, sir. ठीक है, मतलब मैंने आपके लिए किया क्या है कि ये जो इतना पार्ट था ना, 1 पेज का, 1.5 पेज का, 1.5 पेज का, मैंने उसको प्रॉपर 8 स्टेप्स में तोड़ के आपको लिखवा दिया। आप अगर इस लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे तो अब आपको ये समझ में भी आएगा कि कैसे हुआ। अच्छा, लास्ट में फिर देखो लॉसेस विद रीजन है, नीचे सबसे नीचे पेज नंबर 261 पे इन्होंने 4 लॉस दिए हैं और हमने आपको 5वां मैग्नेटो स्ट्रिक्शन भी बताया, है ना भाई। उसको भी हमने रेमेडी के साथ अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखवा दिए। मतलब मैंने आज केवल आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाई और कुछ नहीं, मैंने उधर एनसीईआरटी बुक खोल रखी थी, मैं केवल आपको यही बता रहा था, लेकिन मैंने आपको लिखना सिखाया है कि कैसे आप किसी टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और लास्ट फिर अगले पेज पे चलोगे 262 पे, तो वहां पे वो बातें हैं कि ट्रांसमिशन के दौरान इसका क्या यूज है, जहां से मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी। ट्रांसमिशन के दौरान इसका क्या यूज है, वहीं से तो चैप्टर स्टार्ट किया था, जो HVPN, DHVPN और ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारा AC कंप्लीट होता है। अब आप होमवर्क ये है AC की HCV और AC की ये NCERT, भाई ये अपना कर लीजिए, इस वीक में कंप्लीट कीजिए। और अब तो मुझे लगता है AC ढंग से समझ में आया होगा, क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, चैप्टर AC हो गया हमारा। ओके। ठीक है, हमारा तरफ से ये AC कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप पहले इतना काम पूरा करेंगे तब जाके फिर आगे बात बनेगी। कल अगर आपके डाउट्स हैं तो पहले वो चीजें हो जाएंगी, और नहीं तो फिर हम EM वेव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।